गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4 में हमने वैलेंसी को डिस्कस किया था और आज हम उसी का ही लेक्चर नंबर 5 में जो बाकी हिस्सा रह गया था थोड़ा सा उसको हमने आज डिस्कस करना है। हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि टॉपिक एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। सो इन एलिमेंट्स valency is the part of the element. So definition number 4, the number of bonds formed by one atom of the element is called the valency. So this is the fourth definition. अगर इनमें पहली, दूसरी, तीसरी डेफिनेशन देखें तो लेक्चर नंबर 4 में मैंने एग्जांपल्स के साथ उसको जो है एक्सप्लेन किया है और आज जो बाकी रह गई थी वो हमने इसमें कवर करना है इसी टॉपिक में। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास मोनोवेलेंट एटम्स है, डाइवेलेंट एटम्स, ट्राइवेलेंट एटम्स एंड टेट्रावेलेंट एटम्स। और इसकी एग्जांपल में अगर आप देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है ये मोनोवेलेंट है, फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो है ये मोनोवेलेंट है क्योंकि ये एक ही बॉन्ड दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर बनाते हैं। और इसकी अगर आप सिंबल के बारे में देखें, हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, ये Cl क्लोरीन है, ये ब्रोमीन Br है और ये आयोडीन जो है ये I है। तो इस लिहाज से आपने इनकी एग्जांपल जो है मोनोवेलेंट की ध्यान में रखनी है। डाइवेलेंट जो दो बॉन्ड बनाते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर, उसमें अगर आप देखें तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है O, और हमारे पास सल्फर है, सल्फर जो है ये एक ही ग्रुप से इनका ताल्लुक है और इसको हम सल्फर यानी एस से शो करते हैं, ये ऑक्सीजन है। तो ये डाइवेलेंट एटम है जो जिनकी वैलेंसी 2 है। इसी तरह हमारे पास ट्राइवेलेंट में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है और इसको N से शो करते हैं। और इसी तरह हमारे पास फॉस्फोरस है, ये P से हम इसको शो करते हैं। तो ये नेचर में ट्राइवेलेंट एटम्स हैं। और इसी तरह टेट्रावेलेंट में कार्बन है, कार्बन और ये 4 बॉन्ड्स बनाते हैं दूसरे एटम के साथ मिलकर। तो ये कार्बन और कार्बन के साथ है हमारे पास सिलिकॉन इसी ग्रुप से ही ताल्लुक है इसका और यहाँ पर हम इसको SI से शो करते हैं, इसको कार्बन से। तो इसके बाद अगर हम देखें तो जो वेरिएबल वैलेंसी भी है, कुछ ऐसे एलिमेंट है नेचर में जो कि एक या दो या दो से ज़्यादा जो उनकी वैलेंसीज होती है तो उसको हम वेरिएबल वैलेंसीज का नाम देते हैं। अब हम इसके बाद जो है ना ये इसको रेस करने के बाद आपको उनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी we can define in this way the atom or the elements having more than one valency, that is called the variable valency. So we have some examples और बच्चों इनको एग्जाम्पल्स को आपने याद भी रखना है और इनको बार बार देखते रहना है लेक्चर के दौरान ताकि आपको जब ये याद हो जाए तो आगे चलकर इनका फ़ायदा है। जब भी आप कभी केमिकल फार्मूला बनाते हैं या कोई इसको रीड करते हैं तो फ़ौरन आप उसका नाम जो है
इस एलिमेंट की वैलेंसी को याद रखने के आपको आपके ध्यान में आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉपर एक एलिमेंट है, इसके दो वेरिएबल वैलेंसी हैं यहाँ पर। पहले अगर हम ये कहते हैं Cu+1 तो ये क्यूप्रस होगा, और अगर हम ये कहेंगे Cu+2 यूज हो तो वो क्यूप्रिक हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास आयरन है, आयरन की जो सिंबल है वो Fe है, और Fe की दो वेरिएबल वैलेंसी है, एक को हम फेरस कहते हैं और दूसरे को फेरिक का नाम देते हैं। तो इसकी जो वैलेंसी है Fe+2 और फेरिक की Fe+3। नेक्स्ट जो मरकरी, मरकरी जो इसकी सिंबल है Hg, हाइड्रोजाइरम इसको लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं, और ये मर्क्यूरियस पहले नंबर पे और इसकी वैलेंसी +1 है, और मर्क्यूरिक तो ये +2 में आ जाए। इसी तरह हमारे पास ये टिन की जो सिंबल है वो Sn है, और Sn ये दो तरह से हम इसको लिख सकते, इसकी वैलेंसी है। जब हम स्टेनस यूज करेंगे, स्टेनस, तो फिर जो है ये Sn+2 होगा, और स्टेनिक करेंगे तो Sn+4 में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो लेड जो है Pb तो प्लम्बस है, और प्लम्बस में +2, और यहाँ पर प्लम्बिक जो है +4। ये बिग जब लफ्ज आ जाता है तो ये इसकी वैलेंसी बढ़ जाती है, या रिग का लफ्ज लग जाता है। फॉस्फोरस इसी तरह 3 और 5 है, और सल्फर जो है वो 2, 4 और 6 वैलेंसी हैं। ओके स्टूडेंट, वेरिएबल वैलेंसी का जो टॉपिक अभी खत्म हुआ, इसके बाद जो है हमारा सब टॉपिक जो है वो कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। और क्योंकि एलिमेंट्स को हमने बहुत ही जो एक्सप्लेन किया, और एलिमेंट्स की जो अभी तक वेरिएबल वैलेंसी तक जो ये सारा एलिमेंट्स के बारे में ही चल रहा था, लेकिन अब जो सब टॉपिक जो हमारा है ये कंपाउंड्स के बारे में, कि कंपाउंड्स क्या चीज होती हैं। कंपाउंड्स में आपने देखा है पिछली क्लासेस में भी कंपाउंड्स के बारे में जानते रहे कि when two or more than two things chemically combine with each other form the new things, and their properties are entirely different from its constituents, so that is called the compound. compound का एक न्यू चीज जो आपस में एलिमेंट्स या केमिकल कंपाउंड्स केमिकल रिएक्शन करने के बाद कोई नई चीज बना देते हैं। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड की डेफिनेशन को शो करता है, और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass, that is called the compound. So this is the definition, or you can express in this way: a pure substance that can be broken down by chemical means into 2 or more substances is called a compound. यानी जब आप एक चीज दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिलाकर एक नई चीज बनाई जा सकती है, तो एक चीज को अगर हम केमिकल मीन्स के साथ जो उसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो जो चीजें बनती हैं वो भी जो है ये कंपाउंड की डेफिनेशन में ही आ जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मीन्स, यानी आम तरीकों से फिजिकल मीन से हम उसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन केमिकली हम उसको अलग करके और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको कंपाउंड की डेफिनेशन में ही शो करेंगे। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो मैं अभी आपको जो ना बताने लगा हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, these are two gases, and when they chemically react with each other by passing electric current, so it converts into the water molecule 2 to the 4 and 2
यहाँ पर जो हमने 2 लगाया, इसको नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड हमने बैलेंस करने के लिए इसको ऐसा किया है। अब यहाँ पर देखेंगे 2 to the 4 एटम हाइड्रोजन के हो गए और 2 ऑक्सीजन के हो गए। यहाँ पर जो है ये रिएक्टेंट में ये 2 एटम जो है हमारे पास ऑक्सीजन के हैं और 2 to the 4 दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इक्वल हो गया है। तो ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। लेकिन असल में बात बताने का मकसद ये है कि जब भी ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है, ये गैसीय स्टेट में और ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये केमिकली आपस में रिएक्ट किए हैं और रिएक्ट करने के बाद इसने वाटर में इसको कन्वर्ट कर दिया है। और वाटर एक लिक्विड है और इट्स properties are entirely different from hydrogen and oxygen, because hydrogen is gas, oxygen is also gas present in the atmosphere, so it is also present in the atmosphere or in the form of water. So you can say that the water it's a new thing. ये हमारे पास एक कंपाउंड होगा और जैसा कि डेफिनेशन के मुताबिक ऊपर वाली कि it's a pure substance made up of 2 or more than 2 elements chemically combined with each other by a fixed ratio by mass, so that is called the compound. तो यहाँ पर ये भी दोनों चीजें आपस में मिली है, तो ये आपस में इन्होंने एक और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ एटम जो है ये बराबर है, कार्बन है और ये कार्बन या ऑक्सीजन है। तो ये एक नई चीज बन गई, ये गैस है यानी गैसीय स्टेट में आ जाएगी और ये जो है ये भी गैसीय स्टेट में है और ये कार्बन जो है ये सॉलिड में, यानी इसको जब हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड में ब्रेक डाउन होगी। इस तरह हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल है जो कि हम इसकी एक्सप्लेनेशन में कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें शुगर, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये कार्बन और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये C6H12O6 है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और इसको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये कार्बन और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कार्बन के यहाँ पर हमारे पास 6 एटम है, 6 एटम कार्बन के और 12 में यहाँ पर ये 6 अगर हम लगा दें 6 टू 12 तो यहाँ पर 12 हाइड्रोजन हो जाएगी। तो इस तरह कार्बन ये जो है सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड फॉर्म में है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये हमारे पास दो चीजें, यानी ये एक है सिंगल है, इसको हमने बाय केमिकल मींस जो है हमने इसको ब्रेक डाउन किया कार्बन और वाटर में। क्यों? जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, जलाएंगे, जलाने के बाद ये कार्बन और वाटर में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पर देखें कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बने हैं एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट, यानी ये रिएक्टेंट है और ये जो प्रोडक्ट बना है ये हमारे पास ये दोनों एक दूसरे से, तो ये भी एक यदि कंपाउंड में ब्रेक डाउन हुआ और दूसरे कंपाउंड में ये स्प्लिट अप हो गया। तो हम इसको कंपाउंड की डेफिनेशन से, ये जो दूसरी डेफिनेशन है उसके मुताबिक हम इसको सेट कर सकते हैं। ये केमिकल इक्वेशंस जो हमने बयान की है, उसके अलावा हम फार्मूला जो है वो किस तरह बहुत सारे केमिकल्स के फार्मूला हैं जो कंपाउंड कहलाते हैं। मसलन अगर हम ये यहाँ पर देखें सोडियम क्लोराइड, तो ये इसको NaCl से शो करते हैं। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये NaOH से हम इसको, इसी तरह और जैसे
ये मैग्नीशियम सल्फेट है, तो ये यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा MgSO4। तो ये इस तरीके से, या कुछ एसिड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 and nitric acid HNO3, hydrochloric acid HCl। तो स्टूडेंट ये इस तरीके से हम बहुत सारे केमिकल फार्मूला जो बना सकते हैं, और उनके नाम जो है ये रेडिकल और वैलेंसीज को अगर हम याद करेंगे, इसका जिक्र इस कंपाउंड के बाद जरूर हम करेंगे, रेडिकल एंड हाउ कैन वी मेक अ न्यू फार्मूला और न्यू कंपाउंड। So I have written some important chemical formulas. Now next is the types of chemical compounds. क्या types अगर हम देखें तो यहाँ पर ये लिखा है classification of compounds. So there are two types of chemical compound, ionic compounds and the covalent compounds. तो अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप जो है थोड़ा एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स ये क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में मैं थोड़ा जनरली आपको इस तरह बता देता हूँ कि अगर हम आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन करें तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from one atom to another atom, or you can say that complete transference of electron from one atom to another atom and form the bond that is called the ionic bond. अब ये अगर हम कंपाउंड का जिक्र करें तो कंपाउंड में ऐसा है कि जब भी कोई केमिकल कंपाउंड आयनिक कंपाउंड के लिहाज से, आयनिक बॉन्ड के लिहाज से जो है ये फॉर्म करता है तो वो हम उसको आयनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल अभी हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कोवलेंट कंपाउंड में ये जब हम ये देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या चीज़ है, तो कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरीके से जो केमिकल कंपाउंड बनता है वो कोवलेंट कंपाउंड बन जाता है, यानी कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो केमिकल कंपाउंड बनता है वो कोवलेंट कंपाउंड में शामिल हो जाता है। इसी तरह आयनिक कंपाउंड भी इसी तरह आयनिक बॉन्ड की वजह से जो केमिकल कंपाउंड बनता है वो उसका आयनिक कंपाउंड कहलाता है। नंबर पे हम ये देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स हैं और ये कोवलेंट कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं। तो इसमें जो आयनिक कंपाउंड्स को किस तरीके से, पहले थोड़ा सा मैंने इसको ब्रीफ तो किया है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है, द कंपाउंड्स दैट कंटेन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड आर कॉल्ड द आयनिक कंपाउंड्स। यानी इसमें मैंने यही बात बताई थी कि जब भी हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आएंगे तो वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़ जाएंगे, और ये जो उनका जो इस तरह जुड़ना है वो आयनिक बॉन्ड्स को शो करता है। तो अब हम उसकी एग्जांपल जो है ना ये एक्सप्लेन करेंगे इस तरीके से कि ताकि आपको जो है ना ये आयनिक बॉन्ड की भी समझ लग जाए कि किस तरीके से बनता है, और जो इस तरह कंपाउंड बनेगा वो हमारा जो कंपाउंड है वो टोटली आयनिक कंपाउंड होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पर ये सोडियम है, सोडियम जो है ये मेटल है, और जब हम इसको किसी सोर्स से एनर्जी मिलती है तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ये निकल जाएगा
और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरी तरफ जो अगर हम एक क्लोरीन का एटम देखें तो ये उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्योंकि ये नॉन मेटल है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। तो इस तरीके से इसके ऊपर जो वो 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से ये दोनों, ये 1 और ये 2, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, चार्ज पार्टिकल्स में तब्दील हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब ये दोनों आयंस, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में जुड़कर, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स they combine with each other and they attach with each other and form the bond between sodium and in this way, so form NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो है ये एक आमतौर पर हम इसको नमक कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो है एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो आयनिक तरीके से बना है, आयनिक बॉन्ड की वजह से बना है। इस तरह के जो बॉन्ड को, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। और इस तरह के जो केमिकल कंपाउंड बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो ये बच्चों आपको ये पता चल गया कि किस तरीके से ये, मैं इसको ऐसे भी शो करता हूँ कि अगर आप इसको स्ट्रक्चर की सूरत में, यानी इस तरह पहले में 2 हो गए और ये दूसरे में 8, और सोडियम के बारे में बता रहा हूँ, और तीसरे ऑर्बिट में हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ये सोडियम का एटम है और इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, ये वाले। तो अब इसकी सिचुएशन क्या हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एस के ऑर्बिट में और 8 इलेक्ट्रॉन जो है ये रह जाएंगे हमारे पास। और ये सोडियम जैसे मैंने ये लिख दिया है, और यहाँ पर 11 और 23 है। अब यहाँ पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पर अब 10 हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है ये 10 है, और यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो 11 है। इसलिए इस पर जो है अगर हम डिफरेंस लेंगे तो 11 माइनस 10 करेंगे तो ये हमारे पास 1 पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और इस तरीके से इसको अब हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ये निकल गया। तो इसी तरीके से जब हम दूसरी जगह देखेंगे कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में मौजूद है, आउटर मोस्ट शेल में। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, पहले में 2 और दूसरे में एल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर तीसरे ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और ये उस एक इलेक्ट्रॉन लेगा सराउंडिंग से, और अब होगा ये कि इसके आउटर मोस्ट शेल में पहले में 2, ये दूसरे में 8, और तीसरे में भी ये जो 8 है ये हमारे पास हो जाएगी। यानी एक इसने अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिया, तो इसलिए ये क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज है आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हमारे पास एक सोडियम पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये आपस में इसी तरीके से कंबाइन होकर तो ये एक बॉन्ड बना देंगे, और ये बॉन्ड जब बनेगा तो ये कोवलेंट आयनिक बॉन्ड होगा, और इसलिए ये जो कंपाउंड बना है ये आयनिक कंपाउंड होगा। इसके बाद जो है दूसरी जो टाइप है कंपाउंड की, वो कोवलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन अगर आप देखें, इसकी डेफिनेशन में द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग
of electron between different atoms are called the covalent compound। इस तरह ये मैंने अभी इससे पहले बताया था कि कोवलेंट में क्या होता है कि बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनाते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड जब बन जाता है। और इसी तरीके से ये ऐसे कंपाउंड्स जो कि म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो आपस में जुड़ जाते हैं तो वो जो कंपाउंड बनता है, नई चीज बनती है, वो कोवलेंट कंपाउंड कहलाता है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के जरिए जो है ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो हमारे पास एग्जांपल है वो सबसे बेस्ट जो है वो मीथेन है। मीथेन का अगर आप फॉर्मूला देखें तो ये CH4 है, ठीक है। तो कार्बन की आपको ये बात पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। तो मैं ऐसे कर लूँ कि इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं कार्बन के, और जब भी हाइड्रोजन इसके साथ 4 एटम्स लगेंगे तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है हाइड्रोजन के। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये क्या करेंगे, ये म्यूचुअली शेयर करेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में ये म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, और इस तरीके से ये एक पेयर बना देगा इलेक्ट्रॉन का। और ये जब पेयर बनेगा तो इसका ये ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एलिमेंट जो है, कुछ तो नेचर में ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन से या 2 इलेक्ट्रॉन से वो कंप्लीट हैं, तो वो नेचर में स्टेबल हो जाते हैं, यानी वो केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल नोबल गैसेस की बताई थी। लेकिन इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं उनमें से हाइड्रोजन जो है वो ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है। लेकिन कार्बन जो है, इसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं, कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट जरूर करता है। तो इसलिए एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन आया, एक कार्बन का आया, एक हाइड्रोजन का, और ये इस तरीके से ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। और म्यूचुअल शेयरिंग करने के बाद चारों एटम हाइड्रोजन के ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब अगर देखें तो कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ये कैसे हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन्स are gained or mutually shared by the 4 atom of hydrogen. In this way carbon it complete its octet, यानी अपने 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर लेता है, और ये करने के बाद इसके साथ ये जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन के चारों एटम, और ये एक कंपाउंड की शक्ल में बना देते हैं। तो इस तरह ये जो बॉन्ड बना है हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सिंगल लाइन जो है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करती है, ये एक और ये इस तरीके से 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं कार्बन के, और हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट जो है ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह बोथ द एटम्स बिकम स्टेबल एंड दे फॉर्म द केमिकल कंपाउंड मीथेन। तो सच केमिकल कंपाउंड इज नोन एज कोवलेंट कंपाउंड। हम इसको कोवलेंट कंपाउंड का नाम देते हैं। इस तरह बेशुमार जो जैसे कि वाटर की एग्जांपल, वाटर की बार बार जो है ये बताते हैं, लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड के जरिए ही आपस में। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में अगर देखें तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से 2 जो है ये हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर अगर मैं इस तरह लिख दूं, ये मौजूद है, तो इन्होंने आपस में ये जुड़कर ये इसका हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट हो गया, और ये हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट हो। बाकी कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन या 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वेकेंट है वाटर में। तो अब हम देखें कि ये पहले इसके 6 थे,
लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इसने म्यूचुअली शेयर किया है हाइड्रोजन एटम के साथ, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, तो इसने एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना दिया है। तो इस तरीके से वाटर को भी देखें तो ये हमारे पास जो है ना ये कोवलेंट बॉन्ड की ही एग्जाम्पल में आता है। तो इसको हम वाटर का स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास मीथेन जो नेचुरल गैस है, तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से ये मीथेन ही हम इसको लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है और बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको और